सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है और इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए। काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर पॉलिटिकल्स के साथ साथ हमारे पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। 4 तारीख को हमारा एग्जाम है, तो उन्हीं बच्चों की डिमांड पर आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं। 11th इकोनॉमिक्स में 2 बुकें होती हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी सांख्यिकी यानी कि स्टेटिस्टिक्स। तो उससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज इस वीडियो में हम जानेंगे। 2 वीडियो बनाई जाएगी अलग अलग। पहली वीडियो आज जा रही है आपके लिए और ध्यान से देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनके क्या क्या आंसर है। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन आता है कि उपभोक्ता क्या है यानी कि कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो कि वस्तुओं का उपभोग करता है और हम सब क्या है? कंज्यूमर है। दूसरे नंबर पे आता है प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक कौन है। सीधी सी बात है, उत्पादक कौन है? जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो उत्पादन भी करते हैं और बिक्री भी करते हैं। तीसरा आता है बचत। बचत को इंग्लिश में कहते हैं सेविंग। देखिए हमारे को जो इनकम आती है, इनकम के बाद हम उसको क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। कंजम्पशन करने के बाद जो कुछ पैसा बचता है, जो खर्च नहीं होता, उसी को हम सेविंग यानी कि बचत कहते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। बच्चों आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिनका संबंध धन से होता है। कहने का तात्पर्य क्या होता है? जब हम उससे काम करते हैं और उससे हमें पैसा मिलता है तो वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जब एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो स्कूल में पढ़ाने के बाद उसको पैसा मिलता है, वो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। नंबर 5 अनार्थिक क्रिया यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब अनार्थिक क्रिया क्या होती है? अनार्थिक क्रिया वे क्रियाएं होती है जिनका संबंध धन से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक अध्यापक जब अपने बच्चों को पढ़ाता है घर में, तो वो उसके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और वही जब स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाता है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि अपने बच्चों को पढ़ाना क्या कहलाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बात करते हैं दुर्लभता और चेन में संबंध। बेटा एक क्वेश्चन आ जाता है कि दुर्लभता और चेन में क्या संबंध है। देखिए दुर्लभता का मतलब क्या है पहले समझना। दुर्लभता का मतलब ये होता है कि डिमांड और सप्लाई की अगर हम बात करें तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो दुर्लभता की स्थिति आ जाती है। जब कोई चीज दुर्लभ होती है, कम होती है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है। यानी कि दुर्लभता होगी तभी आपको चयन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास दुर्लभता नहीं है तो आपको चयन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि दुर्लभता और चयन में पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। सपोज दैट कि हमारे पास एक भूमि है, अब या तो उस पर हम खेती कर लें या उसको घर बनाने के लिए प्रयोग कर ले। ये या क्यों आया? क्योंकि जो हमारे पास जो भूमि है वो क्या है? सीमित मात्रा में। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जब जब संसाधन सीमित होते हैं तब तक दुर्लभता होती है और दुर्लभता के कारण ही चयन करना पड़ता है। इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या मूलतः चयन की समस्या है और उसके उत्पन्न होने के कारण है नंबर 1 संसाधन सीमित है, नंबर 2 संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग है, और नंबर 3 हमारी जो इच्छाएं असीमित है। यही कारण जो है हमें चयन करना पड़ता है। बच्चों 7वां पॉइंट है सांख्यिकी क्या है, जिसको स्टैटिक्स कहते हैं। सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। यानी कि जो सांख्यिकी में जो बात की जाएगी वो संख्यात्मक सूचनाओं की जाएगी और नंबर्स की जाएगी। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सांख्यिकी की विशेषता बताइए। सांख्यिकी की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम 1 बाय 1 जानते हैं। नंबर 1 सांख्यिकी केवल समूह का अध्ययन करती है। सांख्यिकी इंडिविजुअल अध्ययन नहीं करेगी, सांख्यिकी समूह का अध्ययन करेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए कॉलेज है उसमें 2000 छात्र हैं, बी कॉलेज है उसमें 1000 छात्र हैं, सी कॉलेज है उसमें 800 छात्र हैं। तो जो ये इनका जो अध्ययन होगा यही सांख्यिकी के अंतर्गत आएगा। तीसरा सांख्यिकी को संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ईमानदारी, बेईमानी जैसे गुणों को सांख्यिकी में शामिल नहीं किया जाता। जब हम सांख्यिकी की बात करते हैं तो आंकड़ों, जब भी आप अनुसंधान करें या कोई काम करें तो आंकड़े शुद्ध होने चाहिए। जब आंकड़े शुद्ध होते हैं तो निष्कर्ष भी शुद्ध निकलेंगे, सही निकलेंगे। आंकड़े निश्चित उद्देश्य अनुसार होने चाहिए। जब आप अनुसंधान करें, जब आप इन्वेस्टिगेशन करें, तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए जो आंकड़े एकत्रित किए गए हो वो आपके अनुसंधान के अनुसार ही होने चाहिए, उसी उद्देश्य के अनुसार। आंकड़े तुलनात्मक होने चाहिए। आंकड़े ऐसे होने चाहिए जैसे कि तुलनात्मक अध्ययन हो सके। सपोज करो कि राम की लंबाई और श्याम का वजन, क्या दोनों के बीच में कोई तुलना है? कोई तुलना नहीं है।
या तो दोनों की लंबाई की तुलना की जाए या दोनों के वजन की तुलना की जाए। तो आंकड़े ऐसे होने चाहिए जिनमें उनकी तुलना भी की जा सके। अब बात करते हैं सांख्यिकी अध्ययन की अवस्था क्या है। बच्चों, सांख्यिकी अध्ययन की 5 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था है कि आंकड़ों को हम एकत्रित करते हैं। सपोज दैट कि हमें जो है किसी प्लेयर पर रिपोर्ट बनानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उससे संबंध में आंकड़े एकत्रित करेंगे। आंकड़े एकत्रित करने के बाद जो है उसको व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि डेटा हो सकता है कुछ पहले आए कुछ बाद में आए। तो जब आप उसको कंक्लूड करोगे तो आंकड़ों को आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसको प्रेजेंटेशन करते हैं, डेटा को, मतलब जो भी हमने आंकड़े इकट्ठा किया है उसको व्यवस्थित किया है, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद हो सकता है उसमें विश्लेषण हो कि क्या सार्थक रहा, क्या नहीं रहा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और विश्लेषण करने के बाद एक निष्कर्ष निकलता है। टीवी में कोई भी अब प्रोग्राम आता है को उस पर यही पूरे चरण करे जाते हैं। पहले आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, फिर उसको व्यवस्थित किए जाएंगे, फिर उसको प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उस पर विश्लेषण किया जाएगा और फिर उस पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सांख्यिकी की सीमाएं क्या है। बेटा, हर चीज की सीमाएं होती हैं, उसी प्रकार से सांख्यिकी की भी कोई सीमाएं हैं। सांख्यिकी क्या सीमाएं, नंबर 1, संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। आपको पहले ही बताया था, चोरी, ईमानदारी, बेईमानी, इनका सांख्यिकी में कोई मूल्य नहीं है। इसमें केवल संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी केवल समूह का अध्ययन करते हैं, सिंगल इंडिविजुअल अध्ययन नहीं करती। आंकड़े कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, एक ग्रुप होने चाहिए। अलग अलग आंकड़े होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आंकड़ों का विशेषज्ञ द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए। गलत हाथों में आंकड़े पढ़ने से उसके निष्कर्ष भी क्या होते हैं, गलत निकल जाते हैं। बच्चों, कभी कभी हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन है कि सांख्यिकी पर विश्वास क्यों नहीं करते। कहा जाता है 3 प्रकार के झूठ होते हैं, एक झूठ, एक सफेद झूठ और एक सांख्यिकी। कहने का तात्पर्य क्या है कि सांख्यिकी पे भी कभी कभी संदेह देखने को मिल जाता है। किसी ने कहा है कि जो सांख्यिकी है वो झूठ का इंद्रधनुष है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो दिखता है परंतु वो ऐसा है नहीं है। सांख्यिकी कई तरह के झूठ से घिरी हुई है। तो सांख्यिकी पे लोग विश्वास क्यों नहीं करते, आइए जानते हैं। सांख्यिकी में आंकड़ों को अपने अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। हर कोई व्यक्ति जो है आंकड़े अपने अनुसार प्रयोग कर सकता है। आप देखते हैं किसी भी आंकड़ों को पक्ष वाले जो है अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, विपक्ष वाले अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं। नंबर 2, गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। अगर आंकड़ों का सही प्रयोग ना किया जाए, अनुसंधानकर्ता सही नहीं हो, तो आंकड़े निष्कर्ष कैसे निकलेंगे, गलत निकलेंगे। और जब आंकड़ों के गलत निष्कर्ष निकलते हैं तो उससे क्या होता है, उससे परिणाम भी गलत निकलेंगे। अब बात करते हैं बच्चों आंकड़ों के स्रोत के बारे में। स्रोत आपको पता ही है, जैसे जल स्रोत होते हैं। जल स्रोत का मतलब ये होता है कि पानी कहाँ से आता है। उसी प्रकार से सांख्यिकी में जो है आंकड़ों का खेल होता है। उसके संदर्भ में पहला पॉइंट होता है प्राथमिक स्रोत। आंकड़ों को उनके उद्गम केंद्र से जब एकत्रित किया जाता है तो वो उसका प्राथमिक स्रोत कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे गए आप कहीं मेले में गए और में आपने जो भी चीजें देखी हैं, या आप किसी सेमिनार में गए आपने जो भी चीज देखी है, तो वो आपके लिए हो गए प्राथमिक स्रोत। वही द्वितीयक स्रोत होता है कि जब आप उद्गम केंद्र पे नहीं गए परंतु संबंधित व्यक्ति से आंकड़े एकत्रित कर लिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने आंकड़े जो है कंप्यूटर से लिए हैं, आप घूमने नहीं गए और आपने जो आंकड़े किससे ले लिए, कंप्यूटर से ले लिए, तो जो कंप्यूटर से आंकड़े लेंगे वो कहलाएगा द्वितीयक स्रोत। और जब हम खुद जाके एकत्रित करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक आंकड़े यानी कि प्राइमरी डेटा क्या होता है। उद्गम केंद्र से ली गई सूचना प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। बच्चों, जब हम किसी स्थान पे जाते हैं और उससे कुछ जो सूचना इकट्ठी करते हैं वही आंकड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े। यानी कि जहां से हैं हमने वहीं से उस आंकड़ों को लिया है। द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो किसी और से प्राप्त किए गए होते हैं, यानी कि हम उद्गम केंद्र से नहीं लेते। जैसे अभी हमने कंप्यूटर की बात करी थी, कंप्यूटर हमारे सोर्स हो गया और कंप्यूटर से जो हमने आंकड़े लिए वो भी द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। द्वितीयक आंकड़े का मतलब क्या होता है कि हम उससे डायरेक्ट नहीं ले रहे, डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट किसी व्यक्ति से ले रहे हैं। स्रोत और आंकड़ों में अंतर ये, स्रोत जगह होती है और आंकड़े जो होते हैं जो वो सूचना प्राप्त होती है। अब बात करते हैं प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर क्या है। बेटा, ये क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, इसको आप ध्यान से देखेंगे। प्राथमिक आंकड़े ओरिजिनल होते हैं, यानी कि मौलिकता उनमें ज्यादा होती है, जबकि द्वितीयक आंकड़ों में जो मौलिकता का अभाव देखने को आपको
मिल जाएगा। नंबर 2, उद्देश्य। जब हम प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो अपने उद्देश्य के अनुसार ही होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या होता है, जब मान लो हमें कोई अनुसंधान करना है तो उस अपने उद्देश्य को पूर्ति करनी है तो हम प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। परंतु जब द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है वो पहले से ही एकत्रित होते हैं, यानी कि उनको पहले से ही किसी व्यक्ति ने किसी और उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए होते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि प्राथमिक आंकड़े जो हमारे उद्देश्य के अनुसार होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े में पहले उनका कोई और उद्देश्य होता है। तीसरी हम बात करेंगे लागत की, यानी कि कॉस्ट की। बच्चों, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में ज्यादा लागत लगेगी और द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने में कम लागत लगेगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि सपोज दैट आप गए एक जगह पे, फिर आंकड़े एकत्रित किए, तो आपको बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समय भी लगेगा आपका। वही द्वितीयक आंकड़े क्या है, आप कंप्यूटर पे गए, कंप्यूटर से पता कर लिया, किसी संबंधित व्यक्ति को फोन कर लिया, उससे पता कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि द्वितीयक आंकड़ों की जो लागत है, चाहे वो समय की हो, धन की हो, वो बहुत ही ज्यादा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, आंकड़ों के संकलन की विधियां। बच्चों, आंकड़ों को संकलन करने की कई विधियां होती हैं, जिसमें पहली होती है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, तीसरी होती है स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, चौथी होती है प्रश्नावली विधि। तो हमको इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि किस विधि के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जब हम किसी व्यक्ति से संबंध में आंकड़े एकत्रित करते हैं तो उस व्यक्ति से सीधा संपर्क करते हैं, तो ये कहलाती है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। अब प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान करने से क्या फायदा होगा? सबसे पहली बात तो आंकड़े मौलिक मिलेंगे आपको, दूसरी बात आंकड़े शुद्ध मिलेंगे, विश्वसनीय भी हो सकते हैं, और जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी मिल जाएगी। अब प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में कुछ कमियां भी देखने को मिल जाएगी। कमियां क्या मिलेगी आपको हिसाब से, क्या हो सकती है बेटा? पहली कमी तो यही होगी कि जो बड़े क्षेत्र है वहां पे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान करना आसान नहीं होता, खर्चीली विधि बहुत ही ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान या अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में क्या होता है कि व्यक्ति उस व्यक्ति से डायरेक्ट तो नहीं मिलता, पर उसके संबंधित व्यक्ति से जो है वो सूचना एकत्रित कर लेता है। उसमें क्या होता है कि सपोज दैट कि मेरे को किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, तो मैं उस व्यक्ति से तो नहीं जान रहा, पर उससे संबंधित व्यक्ति को जानता हूं। उससे जब आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं तो इनडायरेक्ट फायदा क्या है कि बड़े क्षेत्रों के लिए ये फायदेमंद होती है, खर्चा भी कम हो जाएगा और सिंपल विधि होती है। नुकसान क्या होता है? शुद्धता की कमी है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आंकड़े दे रहा है तो सीधी सी बात है शुद्धता भी कम होगी। दूसरी बात, पक्षपात की संभावना भी हो सकती है, यानी कि जो आंकड़े दे रहा है वो कहीं ना कहीं पक्षपात कर सकता है। बच्चों, तीसरे पे पॉइंट पे चलेंगे, स्थानीय स्रोतों और संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। आप न्यूज चैनल देखते हो, न्यूज चैनल में क्या होता है कि सूचनाएं लगातार प्राप्त होती है और उन्हें लगातार चाहिए होती है। तो ऐसे को सूचना प्राप्त करने के लिए वो क्या काम करते हैं, अपने संवाददाता नियुक्त कर देते हैं। अपने जैसे हर मीडिया वाले के हर पूरे भारत में जो है संवाददाता नियुक्त होते हैं, उससे वो क्या करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं। इससे क्या होता है, आंकड़े आपको निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। फायदे क्या है इसके? बड़े क्षेत्र को कवर कर लेते हैं, पैसे की भी बचत हो जाती है, संवाददाता जब सूचना दे रहा है तो आंकड़े निरंतर प्राप्त हो सकते हैं। नुकसान क्या होगा भाई? हो सकता है ओरिजिनल आंकड़े ना दे, वो संवाददाता बता रहा, हो सकता है वो सही बात ना बता रहा हो, पक्षपात की संभावना रहती है, शुद्धता की भी कमी आ जाती है, और कभी कभी देखते हैं आपको प्रॉब्लम होती है, आंकड़े आने में भी टाइम लग जाता है। बच्चों, चौथे नंबर पे आती है आपकी प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि यानी कि क्वेश्चनेयर मेथड। प्रश्नावली मेथड के दो तरीके हैं, या तो हम डाक विधि से कर लें, ठीक है, या फिर गणक विधि से कर लें। डाक विधि में क्या होता है कि अगर हमने किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम आप उसके यहाँ पे वो जो तालिका होती है, जो क्वेश्चनेयर होता है, उसको पोस्ट कर देते हैं और फिर उससे सूचना प्राप्त करते हैं। गणक विधि में क्या करते हैं कि हम उसके घर पे डायरेक्ट जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं और उसके हिसाब से सूचना एकत्रित करते हैं। तो प्रश्नावली डाक विधि में क्या होता है, केवल पढ़े लिखों से ये सूचना प्राप्त की जा सकती है। गणक विधि की चुनौती क्या है? गणक विधि की चुनौती है कि आप जिसके पास जा रहे हो
आपको उसकी भाषा का ज्ञान, उसके कल्चर का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। डाक विधि के नुकसान है कि लोग उसको जमा नहीं करते। गणक विधि के नुकसान ये है कि आपको इस पर खर्चा बहुत आ जाएगा, क्योंकि आप जाओगे, सबके घर में जाओगे, टाइम लगाओगे, समय खर्चा आपका हो जाएगा। ठीक है। आई होप दैट कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगी आंकड़े किस किस तरीके से एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़े एकत्रित करने के 4 तरीके। अब बात करते हैं अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण हैं। जब एक क्वेश्चनेयर तैयार करो तो उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। नंबर 1, प्रश्नों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत सारे प्रश्न भर दो। अगर आप बहुत सारे प्रश्न भर दोगे तो उसके उत्तर देने में बड़ी परेशानी आएगी। नंबर 2, प्रश्न सरल होने चाहिए। कोशिश करो जितने ज्यादा सरल प्रश्न होंगे उतना ही फायदा रहेगा। अनुचित प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए। बच्चों ऐसा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए उसमें जिससे कि उसको नुकसान हो और बुरा लगे। मतभेद वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। अगर आप मान लें मतभेद वाले प्रश्न पूछ लिए तो फिर आपका अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो भी खराब हो जाएगा और आपकी इन्वेस्टिगेशन भी खराब हो जाएगी। सत्यता की जांच करने वाले प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे सपोज दैट कि आपने पूछा कि आप कितने साल के हो, उसने कहा जी 33 साल का हूं। फिर आप उसमें पूछ लो कि डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, तो इससे इसकी जांच हो जाएगी। डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप डायरेक्शन नहीं दोगे तो अच्छी प्रश्नावली भर भी नहीं पाएंगे वो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिक्कत आंकड़ों के प्रयोग संबंधित सावधानियां। जब हम सेकेंडरी डेटा का प्रयोग करते हैं, जब डाटा हमने किसी और से लिया होता है, तो उसमें प्रयोग करते वक्त हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी है कि संगठन की योग्यता देखनी चाहिए कि जिस संगठन ने पहले योग्य आंकड़ों को एकत्रित किया था वो संगठन कितना योग्य है। दूसरा, कौन से संकलन मेथड से उसने यूज करा है। अभी उन मेथड्स की हम नीचे बात करेंगे। सेंसस मेथड यूज करा है उसने, या फिर प्रतिदर्श विधि जिसको कहते हैं सैंपल मेथड यूज करा है। कौन से समय और परिस्थितियों में वो आंकड़े एकत्रित किए गए थे ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्या वो युद्ध के समय थे या शांति के समय था। फिर जब आंकड़े एकत्रित किए गए थे उनका उद्देश्य क्या था और किस क्षेत्र में थे। क्योंकि अगर देश इन चारों को नहीं जानेंगे तो हमारा हो सकता है अनुसंधान खराब हो जाए, गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20, द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत बताइए। बच्चों भारत की जनगणना और एनएसएसओ, इनके पास जो है द्वितीयक आंकड़ों के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। आपको पता ही है हर 10 साल बाद देश की जनगणना होती है और एनएसएसओ वाले भी आपके डाटा ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आंकड़े एकत्रित करने की विधि बताइए। अभी हम जो बात कर रहे थे सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहली विधि है जिसका नाम है जनगणना विधि, यानी कि सेंसस मेथड। सेंसस मेथड में क्या होता है, प्रत्येक इकाई पर अनुसंधान करके सूचना प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि हर व्यक्ति से हम बात करेंगे। यहाँ पे जितने व्यक्तियों से भी सूचना एकत्रित करनी है उन सभी से हम जब हम बात करेंगे तो वो कहलाती है जनगणना विधि। जैसे आप मान लो गए और आपको लग रहा है कि अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, तो आपको सबसे बात करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो वो उसके लिए आप क्या करोगे, जनगणना विधि का प्रयोग करोगे। इस विधि के फायदे क्या है। नंबर 1, ये विधि के गुण ये कि विश्वसनीय है। जब एक एक करके हम सबसे बात करेंगे तो आंकड़े विश्वसनीय प्राप्त होंगे। पक्षपात की कोई संभावना ना के बराबर होगी और विस्तृत सूचना प्राप्त हो जाएगी। यानी कि जनगणना विधि सेंसस मेथड में हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, सभी से बात कर रहे हैं, तो इसमें संपूर्ण सूचना मिल जाती है। अब गुण क्या है बच्चों, सबसे बात करने के लिए खर्चा भी बहुत सारा होगा और अधिक मैन पावर यानी कि अधिक लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो सेंसस मेथड आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिदर्श विधि यानी कि सैंपल मेथड की। सैंपल मेथड में क्या होता है कि सभी को नहीं लेते, एक छोटे समूह से ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जब आप ब्लड की जांच कराने जाते हो तो क्या सारा खून देते हो, नहीं ना, आप ब्लड के कुछ सैंपल देते हो, तो उसको वो भी सैंपल मेथड हो गया। जब चुनाव होने होते हैं तो उससे पहले जो पोल कराए जाते हैं जिसको एग्जिट पोल कहते हैं या फिर ओपिनियन पोल वगैरह कहते हैं, उसमें भी वो क्या करते हैं, वहां के लोगों से बातचीत करते हैं, पर वो सबसे बातचीत नहीं करते। इसलिए कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास तो आए नहीं थे। वो आपके पास इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने सैंपल मेथड का प्रयोग करा। उन्होंने आपके आसपास के व्यक्ति में से किसी एक को चुन लिया और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए। अगर गुण की बात करें तो इस विधि में जो है कम खर्चा होता है, समय की आपकी बहुत बचत हो जाती है, विशाल जांच और अधिक वैज्ञानिक विधि है। अवगुण क्या है इस विधि के, अशुद्ध निष्कर्ष निकल सकते हैं। मान लो जो सैंपल आपने बनाया है
उस सैंपल ने डेटा गलत दे दिया। दूसरा, सैंपल चुनने में भी मुश्किल होती है। तो सैंपल मेथड के अपने फायदे और नुकसान भी हैं। कई विधियां हैं सैंपल मेथड की। सबसे पहले हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना, यादृच्छिक प्रतिदर्श, रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, किसी के भी चुने जाने की संभावना होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल में आया कि कुछ बच्चे जो है पिकनिक जाएंगे। अब कुछ बच्चे पिकनिक जाएंगे तो वो क्या काम करेंगे, सब बच्चों के नाम लिखेंगे और उसको एक बॉक्स में डाल देंगे और फिर किसी से कहेंगे कि भाई इनमें से जो है 5 बच्चों को निकाल लो, क्योंकि 5 को जो है पिकनिक पे जाना है। ये क्या हो गया, ये हो गया लॉटरी विधि। अब क्या हुआ, संभावना सबकी हुई ना चुने जाने की, क्योंकि नाम तो सबका पड़ा था। तो इस विधि का फायदा क्या है कि सबकी संभावना रहती है। नुकसान क्या रहता है इस विधि का, आपको पता है, कभी कभी क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी रह जाते हैं इसमें। नंबर 2, अयादृच्छिक प्रतिदर्श। अयादृच्छिक प्रतिदर्श में क्या होता है, नॉन रैंडम सैंपलिंग। कभी कभी लगता है कि जो इंपॉर्टेंट इकाइयां हैं वो रैंडम सैंपलिंग से नहीं आ सकती। उस स्थिति में जो है, जो कम संभावना वाली है उनको अपने विचार से चुन लिया जाता है। तीसरी होती है प्रतिदर्श, यानी कि मिक्स सैंपलिंग। मिक्स सैंपलिंग में मान लो गर्ल्स है, बॉयज है। अब हमें जो है 4 बच्चे ले जाने हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 गर्ल्स से चुनेंगे, 2 पर्चियां बॉयज से चुनेंगे। ये कहलाएंगे मिक्स सैंपलिंग। मिक्स सैंपलिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से हमने सैंपल ले लिए। ऐसा नहीं हो कि सारे बॉयज ही चुन लिए गए या गर्ल्स ही चुन लिए गए। चौथा होता है व्यवस्थित प्रतिदर्श, जिसको सिस्टमेटिक सैंपलिंग भी कहते हैं। इसमें क्रमबद्ध के आधार पर चयन कर लेते हैं, 5 रोल नंबर, 10 रोल नंबर, 15 रोल नंबर, 20 रोल नंबर, 25 रोल नंबर, 30। कई चीजों में बच्चे ऐसे, टीचर ऐसे करते हैं, जैसे वाई वगैरह लेते हैं, तो वो सिस्टमेटिक सैंपलिंग का ही प्रयोग करते हैं। कोटा प्रतिदर्श, कोटा सैंपलिंग का मतलब ये होता है कि एक मद का जो है कोटा निश्चित कर दिया जाता है, उसमें से उतने हमें लेना ही पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल लूंगा। जब गवर्नमेंट जॉब की बात होती है तो एक रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया होता है। ओबीसी 27%, एसटी 7.5%, एससी 15%। ये क्या है, ये है कोटा। क्या है, कोटा है ये। तो उसमें से उतनी इकाइयां लेना बहुत ही जरूरी है। जब प्रधानमंत्री वगैरह भी कोई मंत्रिमंडल बनाते हैं तो इस कोटे का बड़ा ध्यान रखते हैं, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जाए। जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि में अंतर 6 नंबर का बेटा पूछ लेता है, 4 से 6 नंबर का। नंबर 1, अध्ययन का क्षेत्र। अगर विस्तृत क्षेत्र होगा तो हम यूज करेंगे प्रतिदर्श विधि को। यदि छोटा क्षेत्र होगा तो हम करेंगे जनगणना विधि को। समझ गए बेटा। शुद्धता, ज्यादा शुद्ध आंकड़े चाहिए तो कौन सी विधि यूज होगी, अगर ज्यादा शुद्ध आंकड़े चाहिए तो जनगणना विधि, अदरवाइज दूसरे से भी काम चल जाएगा। लागत बेटा किसमें ज्यादा आएगी, लागत जनगणना विधि में ज्यादा आएगी, प्रतिदर्श विधि में कम आएगी। समय किसमें ज्यादा लगेगा, समय जनगणना विधि में ज्यादा लगेगा, प्रतिदर्श विधि में कम लगेगा। मदों का स्वरूप, अगर समान मदें हैं, एक जैसी मदें हैं, तो कौन सा यूज किया जाएगा, वेरी गुड, प्रतिदर्श विधि की यूज की जाएगी, क्योंकि हमें कुछों को चयन करते हैं। और विजातीय मदें हैं, असमान मदें हैं, अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, तो आपको कौन सी विधि यूज करनी पड़ेगी, जनगणना विधि यूज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 24, वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कहते हैं। जब गुणों के आधार पर बांट देते हैं तो वर्गीकरण कहलाते हैं। बेटा आपने देखा होगा कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में बच्चों को बांट देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गुणों के आधार पर ही तो बांटा गया है, और वही कहलाता है वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण क्यों करते हैं, वर्गीकरण करने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो होता है आंकड़ों को सरल बनाना, दूसरा आंकड़ों को उपयोगी बनाने के लिए, तीसरा आंकड़ों को विभेदीकरण करने के लिए, और चौथा आंकड़ों को तुलनात्मक करने के लिए। कहने का मतलब क्या है, वर्गीकरण हो जाएगा तो सरल हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा, विभेदीकरण हो जाएगा, और तुलना की जा सकती है। अब आंकड़ों का वर्गीकरण कई आधार पे भी कर देते हैं हम। भौगोलिक आधार पे, मतलब अलग अलग संबंध में आंकड़े, हिमाचल के अलग है, उत्तराखंड के अलग है, उत्तर प्रदेश के अलग है। समय अनुसार का मतलब क्या होता है, ये सन की बात कर लेते हैं, 2000 में क्या थे, 2005 में क्या थे, 2010 में क्या थे। गुणात्मक के आधार पे बात कर लेते हैं। गुणात्मक का मतलब होता है कि शिक्षित, अशिक्षित। मात्रात्मक, क्वांटिटी के हिसाब से बात कर लेते हैं, कितना उत्पादन वगैरह हुआ, तो ये कई आंकड़ों का वर्गीकरण होता है।
बच्चों पेपर में आता है श्रृंखला यानी कि सीरीज। अगर हम श्रृंखला की बात करें तो श्रृंखलाएं कई प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला। इसमें प्रत्येक मंथ का अलग अलग माप है, अलग अलग बिल्कुल दिख रहा है ना, ये क्या कहलाएगी बेटा, व्यक्तिगत श्रृंखला। फिर दूसरे नंबर पे आ रही है खंडित श्रृंखला, डिस्क्रीट सीरीज। इसमें देखो ये भी मद निश्चित है, 12 2 15 4 18 नंबर 5 बच्चों के, 20 नंबर एक बच्चे के, 21 नंबर 6 बच्चों के, यानी कि बिल्कुल क्लियर है। तीसरा होता है आवर्ती वितरण यानी कि फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसमें निश्चित माप नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे देखो 10 से 15 6 बच्चों के नंबर है, 15 से 20 7 नंबर बच्चों के हैं, 20 से 25 3 नंबर के, यानी कि इसमें 5 5 कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं ना, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं। बेटा वर्ग क्या होता है, वर्ग, वर्ग का मतलब होता है क्लास। क्लास का मतलब ये होता है इसके बीच का डिफरेंस। क्लास लिमिट, क्लास लिमिट एक होता है, एक लोअर लिमिट होती है और एक हायर लिमिट होती है। हायर लिमिट उच्च सीमा, लोअर लिमिट निम्न सीमा। जैसे 20 से 30, 20 से 30 में लोअर लिमिट हो गई या हायर लिमिट हो गई। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का मतलब अगर 20 से 30 की हम बात करें तो इसके बीच का इंटरवल कितना है, 10 इंटरवल है। तो ये वर्ग के अंदर आते हैं, वर्ग विस्तार और वर्ग सीमा। अब बात करते हैं अखंडित श्रृंखला के प्रकार। अखंडित श्रृंखला आपको दिख ही रही होगी, उसके प्रकार क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। बच्चों पेपर में बनाने आ जाती है कि एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव में बनाइए या इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सीरीज कौन सी होती है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है असम्मिलित, यानी कि उसमें सम्मिलित नहीं होगा, अगले वाले में हो जाएगा। जैसे 0 से 10 और 10 से 20। बेटा अब ये जो 10 है ये इसमें शामिल होगा या इसमें शामिल होगा, 10 जो होगा वो अगले वाले में शामिल होगा। इसको कहते हैं असम्मिलित, यानी कि उसमें सम्मिलित नहीं हो रहा, अगले वाले में हो रहा है। इसको कहते हैं सम्मिलित इंक्लूसिव, इसमें वो जो होगा वो उसी में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 0 से 5 और 6 से 10, तो 5 तो इसी में आया, 6 इसके अंतर्गत आ गया। खुले सिरे वाली श्रृंखला, ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज में क्या होता है कि प्रथम वर्ग की निम्न सीमा और अंतिम वर्ग की उच्च सीमा नहीं दी जाती। या 0 से 5 भी तो दे सकते थे, पर वो क्या बोल रहा है, 5 से कम। या 15 से 20 भी तो दे सकते थे, पर वो क्या लिख रहा है, 15 से अधिक। तो ये निम्न सीमा नहीं दे रखी, यहाँ पे उच्च सीमा नहीं दे रखी। संचयी आवर्ती श्रृंखला में क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में आवर्तियों को जोड़ दिया जाता है। आप देखो जोड़ते हुए जा रहे हैं, 3 8 12 15, तो ये जो हमारी सीरीज कहलाएगी ये कम्युलेटिव सीरीज कहलाएगी। मध्य मूल आवर्ती वाली श्रृंखला, मध्य मूल कैसे निकलता है आपको पता ही है, ये जैसे निकला है 5, 5 का मतलब ये होगा कि ये 0 से 10 होगी और इसको हमने 2 से भाग करा तो ये कितनी आ गई, 5, मिड वैल्यू आ गई। 15 क्या हो गया, 15 का मतलब होगा ये 10 से 20 हो गई, ये कितना हो गया, 30, 30 में से 2 करे तो कितना आ गया, 15। तो ये मध्य मूल वाली सीरीज होगी। अब हम बात करते हैं सारणी के भाग। जब आप टेबल बनाओ तो उस टेबल में क्या ध्यान रखने की जरूरत है, सारणी की, पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है। नंबर 1, सारणी की संख्या होनी चाहिए, टेबल नंबर स्पष्ट होना चाहिए, उस टेबल का शीर्षक टाइटल होना चाहिए, उसके जस्ट बाद शीर्ष टिप्पणी हेड नोट होना चाहिए, हर लाइन के लिए पंक्ति शीर्षक स्टफ्स होने चाहिए, कैप्शन उप शीर्षक वगैरह दिए जाने चाहिए, एक उसका पर्याप्त बॉडी होनी चाहिए। जो तालिका बनाओ तो उसकी एक बॉडी होनी चाहिए, जैसे ये तालिका बना दी हमने। आंकड़ों के स्रोत लिखे जाने चाहिए कि आंकड़े कहां से लिए गए हैं। आपको बताइए आंकड़ों के 2 स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। और आवश्यक टिप्पणी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपको आवश्यक टिप्पणी देने, देखा ना कई कई छोटे छोटे में लिखा रहता है स्टार डाल के, वो आवश्यक टिप्पणी होती है। मान लो एक के साथ एक फ्री, वो नीचे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो आपको आवश्यक फुट नोट होता है, उसके बाद वो नीचे दे देता है। एक अच्छी सारणी की विशेषता क्या है, जब आप टेबल बनाए अच्छी सारणी तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए। नंबर 1, जो उसका शीर्षक हो वो अनुकूल होना चाहिए। बेटा टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जब आप फिल्म देखते हो तो उसमें भी टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसी प्रकार जब सारणी बनाओ तो उसका टाइटल जो है अनुकूल होना चाहिए। सारणी आदर्श होनी चाहिए। आदर्श का मतलब होता है एक अच्छी खासी सारणी होनी चाहिए, ऐसा ना हो सारणी आपने बिल्कुल उल्टी सीधी बना दी, है ना, वो नहीं चलेगा। विशेष महत्व वाले अक्षरों को मोटे अक्षरों में हाईलाइट करना चाहिए।
संक्षिप्त शब्दों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अब मान लो आपने लिख दिया आ नु जाति, तो जरूरी नहीं कि हर किसी व्यक्ति को जो है पता चल जाए। कई कई बार क्या होता है, उस पूरे शब्दों से ही पता चल पाता है। तो शॉर्ट शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, जहां जरूरत है वहां करना चाहिए। आंकड़ों का स्रोत देना चाहिए। आंकड़ों के स्रोत का मतलब ये कि आंकड़े कहां से एकत्रित किए गए हैं। शीर्षक एक वचन में होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए, प्लूरल में नहीं होना चाहिए। आंकड़ों को प्रतिशत और अनुपात में व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको प्रतिशत और अनुपात में व्यक्त करते हैं तो उसको समझने में भी आसानी होती है और वो सिंपल भी हो जाती है। सारणी आपकी सरल व सुंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, अगर हम सारणी की बात करें तो सारणी जो है तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, उद्देश्य अनुसार सारणी। अगर हम सारणी को अपने उद्देश्य के अनुसार बनाते हैं तो उद्देश्य अनुसार सारणी कहलाती है। मौलिकता सारणी। मौलिकता सारणी का मतलब ये होता है, सारणी एक तो ओरिजिनल होती है और एक बनावटी होती है। तीसरा होता है बनावट के अनुसार सारणी। बनावट का मतलब होता है अपने अकॉर्डिंग हम सारणी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं जरूरत के अनुसार पे। चित्र प्रस्तुतिकरण की बात करें तो दंडारेख, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आवर्ती चित्र, आवर्ती वक्र जिसको कहते हैं, और ओजाइव, ये आपके चित्र प्रस्तुतिकरण होते हैं। बच्चों इसमें जो होता है डायग्राम आई जाते हैं, आपने पता ही होगा डायग्राम इस तरह के बनते हैं। मैच देखते होगे आप, तो उसमें ये दंडारेख जो है आपका इस तरह से बन जाता है। इस तरह से आंकड़े दिखा दिए जाते हैं दंडारेख के द्वारा। ठीक है, आप किताब में देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वृत्तीय आरेख आपको पाई चार्ट के बारे में एक क्वेश्चन पेपर में भी आएगा, पाई चार्ट बनाने को। तो पाई चार्ट को आप एक बार अच्छे से देख लेना। 360 डिग्री का कोण बनता है, उसमें सबसे पहले तो जो आंकड़े दिए होंगे उसको आप प्रतिशत में निकाल लेंगे और उसके बाद जो है उसका कोण बनाएंगे, तो वो वृत्तीय आरेख होता है। आयत चित्र आपको बता ही दिया गया है। आवर्ती बहुभुज में क्या होता है, ये लाइनें को मिला दिया जाता है स्केल के द्वारा। और आवर्ती वक्र में क्या होता है, स्केल का प्रयोग नहीं करता, ये लाइनें नहीं होती, सीधे सीधे आ जाती है ऐसे ऐसे करके। मैच में ज्यादातर देखा होगा आपने। ओजाइव का भी प्रयोग किया जाता है, ओजाइव बनाया जाता है। ओजाइव इस तरह का हो जाता है, कभी कभी देखा होगा आपने, नीचे से शुरू हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये चित्र प्रस्तुतिकरण है। इसमें ज्यादातर पेपर में जो पूछता है वो पाई डायग्राम पूछ लेता है, कि पाई डायग्राम जो है बनाइए, और एक सीरीज दी होगी और आप उसको हल करने को वो देगा और उसके बाद आधार पे पाई डायग्राम बनेगी। अब ग्राफ का फायदा क्या होता है, ग्राफ का फायदा ये, इसमें ग्राफ होता है एक चर वाले और दो चर वाले। एक चर का मतलब क्या होता है, सपोज दैट कि आपने एक टीम की इनिंग को दिखाया गया है, तो ये एक चर वाला हो गया। जब दूसरी टीम की इनिंग को दिखाया जाता है तो वो कहलाता है दो चर वाले। ठीक है, दो जनों के संबंध में आंकड़े। ग्राफ का क्या फायदा है, ग्राफ का जो सबसे पहला फायदा है, सरल व समझने योग्य बनाते हैं। दूसरा, अधिक समय तक ग्राफ याद हो जाता है हमें। ज्यादा समझने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। आकर्षक भी लगते हैं और प्रभावशाली भी लगते हैं। तुलना करने में ग्राफ की आसानी होती है और प्रभावशाली चित्रण होता है, ग्राफ देखने में भी अच्छे लगते हैं और उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है। बच्चों 33वां क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में तीन आते हैं। सबसे पहले होता है समांतर माध्य। किसी श्रृंखला के सभी मदों का जो औसत होता है वो समांतर माध्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 5 सब्जेक्टों में 300 नंबर आए, तो एवरेज क्या आया, 60% आया, नहीं आया, ये समांतर माध्य हो गया। इसको करने के तीन तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इसके न्यूमेरिकल होते हैं, आप देख लेना। दूसरे नंबर पे होता है माध्यिका यानी कि मीडियन। जब श्रृंखला को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, ये मान लेते हैं ये कितने हैं, 5, तो इसमें मीडियन कौन सा होगा बेटा, मीडियन होगा इसमें सी, क्योंकि वो श्रृंखला को क्या बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। इन तीनों का एक अलग अलग प्रयोग करते हैं, मीन का, मीडियन का, मोड का, समय समय अनुसार। बहुलक यानी कि मोड क्या होता है, बहुलक वो होता है जो श्रृंखला में सबसे बाहर आता है। सबसे बाहर का मतलब ये होता है, मान लो एक श्रृंखला है 12, 13, 15, 18,
12, 20, 12, 25। अब ये देखेंगे सबसे ज्यादा बार क्या आया है। जी हाँ, 12 आया ना। कितनी बार आया? 3 बार आया। तो जेड बराबर हमारा हो जाएगा 12। कहने का मतलब क्या है, जो बहुलक होगा हमारा क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि श्रृंखला में बहुत ज्यादा बार आया है। तो बेटा इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टैटिक्स के बारे में काफी नॉलेज हो गई होगी, आपको सांख्यिकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चल गया होगा। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली क्वेश्चन इसके अंतर्गत से आ जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। फिर इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर किया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सोनू कश्यप सर को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहे, ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहे। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।